अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। और थोड़ा शॉर्ट वर्ड चेंज है, गेटअप चेंज है, क्योंकि पिछला जो हिस्सा था वो कल शूट किया था। उसमें ये वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, बट उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो ये लास्ट का पोर्शन गायब हो गया, पता नहीं क्यों। खैर कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर रहा हूँ तो मैं उतनी ही एनर्जी के साथ दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो क्या कह रहा है ना, दो एडवांस 2016 का सवाल है। और देखना अब ये जो सवाल है 2016 का पेपर आया था, बहुत ज़्यादा कठिन है ना, और अच्छी खासी उसमें लोगों की वाट लग गई थी। अब तुम देखना इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखने के बाद जज करना है तुम्हें कितना मुश्किल कितना आसान लगा, और फिर से बताना मुझे कि एक कितने ज़्यादा मुश्किल पेपर में भी किस तरीके के सवाल दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है ना, एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर लैबोरेटरी रिजल्टेड इन अ डेपोजिशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ 18 डेज। ठीक है, तो तुम्हें टी हाफ की वैल्यू दी है 18 दिन। और क्या कह रहा है, टेस्ट रिवील दैट द रेडिएशन वाज 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ द लैबोरेटरी। ठीक है, अच्छा तो तुम्हारा जो एन नॉट है उसका 64 गुना करंट एन है। ठीक है, देन द परमिसिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच द लैबोरेटरी कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर यूज। ठीक है, तो हाफ लाइफ का जब जिक्र होता है ना, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में तो एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए। मैं वाइट पेन ले आता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे मन में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि टी हाफ इज इक्वल्स टू एल एन टू बाय लैम्डा। एल एन टू को तुम 0.693 भी लिख सकते हो बाय लैम्डा। इसको अपन कहाँ से डिराइव करते हैं, अगर किसी को ना याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा बाय टी। इसमें जब अपन एन की वैल्यू एन नॉट बाय 2 रखते हैं तो फिर दोनों तरफ लॉग लेने के बाद अपना ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ से तुम लोगों को ये दिया है 18 दिन। अब इससे तुम लोग इसको डिवाइड करोगे, लैम्डा वगैरह निकालोगे, उससे बेहतर एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच लगाओ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जितना अभी न्यूक्लियस है उतना डिके होके उसका आधा हो जाएगा हाफ लाइफ के गिवन स्पैन में। तो या तो तुम ये पूरा फॉर्मूला लगाओ, पूरा अपना माथा बच्ची करो, डिवाइड करो, नहीं तो तुम्हारे पास, हाँ तुम लोग में से कई लोग सोच रहे होगे कि ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी वाला, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट फिर इसमें तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ लॉजिक से सोचो। लॉजिक क्या कहता है, सपोज देखो अपन जो न्यूक्लियस का जितना परमिसिबल लेवल था उसको मान लेते हैं एक्स। तो सवाल कह रहा है कि 64 टाइम्स एक्स जो है तुम्हारा हवा में घुल चुका है। अब ये बताओ मुझे 18 दिन हाफ लाइफ का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कि जितना तुम्हारा करंट अमाउंट है उसका आधा हो चुका होगा गिवन हाफ लाइफ के स्पैन में। तो ये जो 64x है, क्या है मुझे ये बताओ 18 दिन बाद ये 32x नहीं हो चुका होगा, आधा हो गया। और 18 दिन बाद ये 16x हो चुका होगा, और 18 दिन लगाओ 8x, करते करते 4x 2x, और इसका आधा भी x तुम्हारा, ये 18 दिन। ये अभी मैं लंबा, ये भी लंबा तरीका है, लास्ट में तो बहुत बेहतरीन मेंटोस तरीका बताऊंगा 1 सेकंड में ऐसे सवाल। तो तुम्हारा 64x से x आ गया, देख लो कितने 18 दिन लगे, 18 18 36, 36 18 54, हिंदी नहीं आती 54, मुझे आती है, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो पूरा 72 90 108 कर सकता हूँ। 18 18 36 36 18 54 54 8 18 72, तुम्हारा 90 और 108, तो तुम्हारा आंसर हो गया 108 डेज। तुम्हारा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अब ये भी तरीका थोड़ा सा लंबा है, तो देखो ये जो 64 है ना, इसको ये 2 की पावर कौन सी है, ये 2 की पावर है 6। ऐसा जब तुम्हें 2 की पावर में कोई वो दे दिया जाए क्वांटिटी, और तुम्हें पूछा जाए कि यार ये नॉर्मल उसमें कितने में आएगी, और तुम्हें हाफ लाइफ दी हुए हैं, तो हमेशा ये समझ लो कि ये जो पावर है उसको हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा जो टी फाइनल है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करके देखो, तुम्हारा टी हाफ 18 दिन हुआ था, 18 6 108, तुमने आंसर निकाल के दे दिया है। कितना ज़्यादा हलवा सवाल था। मैंने तो 2-3 तरीके से पहले तुम्हें फॉर्मूला वाला अप्रोच बताया, फिर ये लॉजिक वाला अप्रोच बताया, फिर मेंटोस तरीका बताया, इसके बाद भी ये सवाल अपना कितना हार्डली 6-7 मिनट में हो गया। तुम लोग पेपर में करने जाओगे तो 2 से 3 मिनट में जेई एडवांस का सवाल बनाओगे, वो भी इतने मुश्किल साल का सवाल था ये एडवांस 2016 का। तो इसलिए यहाँ से क्या सीख मिली कि मुश्किल से मुश्किल पेपर आ जाए तुम्हारा, उसमें भी तुम्हें आसान सवाल मिलेंगे। पहले अपने को छाट के आसान सवाल निपटा लेने हैं। 40 से 50% मार्क्स पे इस पेपर में तुम्हारी 4000 रैंक बन गई थी, 4000 भी नहीं शायद 3000, 60% पे तो अपने जिंदल जी 250 नंबर पे, 250 मार्क्स पे, 250 रैंक पे पहुंच गए थे। 247 भैया, क्राइम है उस रैंक को गलत बताना। खैर आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं अपन। आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस 2019 का है। क्या कह रहा है ना, रेडियो एक्टिव सैंपल पोटाशियम 4019 न्यूक्लियर आदर डिके इनटू स्टेबल कैल्शियम। ठीक है, डिके कांस्टेंट, अच्छा इसको अपन एक काम करेंगे लैम्डा 1 मान लेते हैं, पर ईयर इनटू स्टेबल आर्गन विद डिके कांस्टेंट। अच्छा कैल्शियम में इस लैम्डा से जाता है और इसमें इस लैम्डा से जाता है। ठीक है, given that in the sample all the stable calcium and argon nuclei are produced by the potassium nuclei only in time t into 10 to the power 9 years. ठीक है, if the ratio of the sum of stable
T20 calcium and ordinary argon together is 99, the value of T will be. सवाल देखो क्या कह रहा है। अच्छा, बहुत इजी सवाल है, 2 मिनट में पढ़ लेंगे अपन। देखो तुम्हारा पोटेशियम का 4019 का एक न्यूक्लियस है, एटम न्यूक्लियस, जो दो तरीके से डिके हो रहा है, ठीक है, लैम्डा 1 से और लैम्डा 2 से। लैम्डा 1 से डिके होके वो जाता है कैल्शियम 4020 में, और लैम्डा 2 से वो डिके होके जाता है तुम्हारा आर्गन 4018 न्यूक्लियस में। मैं इसको हल्का सा थिन कर लेता हूँ पेन को, ठीक है। अब ये आर्गन और लैम्डा, आर्गन और कैल्शियम में जब वो जा रहा है तो इसको तुम लोग कौन सा केस मान सकते हो? तुम इसको मान सकते हो साइमल्टेनियस एमिशन का केस। और साइमल्टेनियस एमिशन के केस में अगर तुम्हें याद हो, एक सेकंड, इसका क्या है, 1840। और साइमल्टेनियस एमिशन के केस में अगर तुम्हें याद हो तो अपन सीधे सीधे सेफली लिख सकते हैं कि लैम्डा नेट की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। अब लैम्डा नेट क्या है? देखो लैम्डा 1 तुम्हें दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻10, और लैम्डा 2 तुम्हें दिया है 0.5 इंटू 10⁻10। दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 5 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं 5 इंटू 10⁻10 पर ईयर, यानी ईयर इनवर्स, ठीक है। ये तुम्हारा लैम्डा नेट आ गया। अब तुमसे तुमको दिया हुआ है कि जो स्टेबल कैल्शियम और आर्गन का जो वो बन चुका है टाइम टी के बाद न्यूक्लियस, और तुम्हारा जो पोटेशियम का न्यूक्लियस बचा हुआ है उसका रेशियो तुम्हें दिया हुआ है 99। तो तुम्हें एक इक्वेशन पता है जो सबसे, जब भी तुम्हें न्यूक्लियस का सवाल दिखे तुम्हारे मन में इक्वेशन आनी चाहिए, n इज टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो ये तुम्हारा करंट स्टेट होता है पोटेशियम का, ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट था पोटेशियम का, ये तुम्हारा टाइम हो गया, और ये तुम्हारा डीके कांस्टेंट हो गया नेट। अब एक मेरे को बात बताओ, अगर पोटेशियम का जो करंट स्टेट है, जो पोटेशियम डीके हो रहा है उसका करंट स्टेट तुम्हें n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से मिल रहा है, और उसका इनिशियल स्टेट n0 था, तो क्या अपन ये सब कह सकते हैं कि जो टोटल कैल्शियम प्लस आर्गन का न्यूक्लियस बना है वो होगा n0 जो ओरिजिनली पोटेशियम था, और उसमें से माइनस कर दो जितना पोटेशियम बचा है। तो देखो ओरिजिनली तुम्हारे पास 10 लीटर पानी था और अब 8 लीटर पानी बचा है, तो 2 लीटर पानी गायब हो गया, तो इसलिए अपन 10-8 करके निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अपन लिख देंगे n0 माइनस n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। n0 को बाहर निकाल लो, n0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब आओ, और ये लैम्डा यहाँ पे मैंने तुम्हें लैम्डा इफेक्टिव ऊपर निकाल के दिखा दिया, इसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻10 आई। अब तो यार सिंपल मैथमेटिक्स है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं है। ये कैल्शियम प्लस आर्गन का जो ये न्यूक्लियस वैल्यूज है, ठीक है, ये याद रखना, पता चला तुम लोग भूल जाओ, ये कैल्शियम प्लस आर्गन अपने आप में ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस वैल्यू, इनके न्यूक्लियस का वो है, इसको हल्का सा और थिन करेंगे। हाँ, तो देखो कैल्शियम प्लस आर्गन के न्यूक्लियस को अगर मैंने पोटेशियम के न्यूक्लियस से डिवाइड किया तो मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 99, ठीक है। और मेरे को पता है, यहाँ से मैंने लिखा कि ये वाली जो वैल्यू है ये है n0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 होल इंटू टी अपॉन में के की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी n0 ई की पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू टी, और इस पूरे की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 99। यहाँ से यहाँ काटो। अब ये जो इतना बड़ा ई का टर्म है ना, 2 मिनट के लिए मेरी बात मान के इसको x मान लो, बस 2 मिनट के लिए। इससे क्या है, तुम्हारा ना लिखना आसान होगा, जितना लिखा एफिशिएंसी लिखोगे उतना जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और दूसरों के लिए टाइम बचा पाओगे। तो यार अगर तुम इस पूरे को x मान लो तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 99 है। इसको उस तरफ ले गए, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99x हो गया तुम्हारा। 100x इज इक्वल्स टू 1 कह सकता हूँ मैं, इसको उधर ले गया, इक्वेशन रिवर्स करके लिख दी। 100x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/100, यहाँ ले आओ इसको, और x की जगह लिख दो अब e की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 होल इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/100। क्या करो, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो। अब नेचुरल लॉग, अगर लॉग की तुम्हें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि लॉग a की पावर b को मैं लिख सकता हूँ b log a। अगर मैं इस पूरे का लॉग लूँगा तो मैं पावर को नीचे उतार लेता हूँ पहले ही, तो मैं लिख सकता हूँ -5, ये 5 है, इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/100। अब एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि log 1/a को मैं माइनस लॉग ए लिख सकता हूँ। ये पता है ना प्रॉपर्टीज़ भाई, मतलब जाइए एडवांस की PYQ सॉल्विंग देख रहे हो, ये सब प्रॉपर्टीज़ तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। तो क्या तुम यहाँ से देख सकते हो कि इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके, ये एक, पहला तो ये, फिर ये और ये, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ई। अब लॉग ए बेस ए 1 होता है, इतना पता होना चाहिए तुमको, तो -5 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू टी, लॉग ए बेस 1 हो गया। ln 100 को क्या मैं लिख सकता हूँ, रुक जाओ, 10 की पावर -2 -2 इधर आ गया, तो -2 को इधर निकाल लिया, और ये निकल गया तुम्हारा ln 10।
सही कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड, ln 100 ठीक है। अब तुम ln 10 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, नहीं तो वैसे भी तुम ln 10 की वैल्यू याद कर लो, 2.3 होती है, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत जगह यूज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह दे, बट ln 10 की वैल्यू होती है 2.3। तो यहाँ पे मैं इसको 2.3 लिखूंगा, तो ये तुम्हारा 2.3 इंटू 2 4.6 हो जाएगा, तो ये -4.6 -5 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट गया, टी की वैल्यू तुम्हारी फाइनली आई 4.6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 10, क्योंकि -10 उधर था तो उसको इधर उठा के लाया तो 10 टू द पावर 10 हो गया। अब आ जाओ, 4.6 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अब देखो इसमें तुम लोग कुछ तुम में से कुछ होशियार लोग होगे जो बाकायदा ऐसा ऐसा बना के झोपड़ी वोपड़ी करोगे। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का बहुत फास्ट ट्रिक समझो, उस नंबर को डबल कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4.6 को डबल करो कितना होता है, 46 2 से 92, 40 40 80, 6 6 6 12, 80 प्लस 12 92, 92 हो गया तुम्हारा। इसको 10 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा 9.2 आ जाएगा। यहाँ पे एक डेसिमल पहले से है तो ये 0.92 इंटू 10 टू द पावर 10, इसको अपन लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स, जो कि मुझे ध्यान आ रहा है तुम्हारा एक ऑप्शन दिख रहा था ऊपर मुझे, कहाँ गया, हाँ ये देखो तुम्हारा 9.2 बी तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब तुमने भैया मॉडर्न फिजिक्स के लगभग सारे चैप्टर्स के सवाल लगा लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियस, रेडिएशन और तुम्हारे रेडियो एक्टिविटी वगैरह सबका सवाल लगा लिए। एक एक्सरे रह गया था तो आओ उससे भी एक सवाल देख लो। एक्सरे से बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता, सवाल एक्सरे से आता है कंसेप्चुअल। तुम्हारा कूलिज ट्यूब पे बात करता है, तुम्हारा ये कौन सा लॉ है, मोजलेस लॉ पे बात करता है, और तुम्हारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और जितनी भी प्रॉपर्टीज वेरिएशन घुमा फिरा के तुम पे बात करता है। एक सवाल तुम्हें करा रहा हूँ, ये सवाल तुम्हारा लगभग पूरा एक्सरे ही रिवाइज करवा देगा, और देखो कैसे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट कैरिंग करंट आई हिट अ टारगेट एनोड एट डिस्टेंस फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, टारगेट इज केप्ट एट अ पोटेंशियल हायर देन द कैथोड रिजल्टिंग इन एमिशन ऑफ कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। फाइन इफ द एलिमेंट करंट इज डिक्रीज टू 1/2। ठीक है, करंट का आई से I/2 गया है वो, ठीक है अपन लिख लेते हैं ना, करंट I से I/2 गया है, पोटेंशियल जो दोनों के बीच है वो V से 2V जाएगा, और सेपरेशन D से D/2। देखो ये क्वेश्चन किसको रिलेटेड है, तुम्हें कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पता है क्या, नहीं पता है तो मैं तुम्हें फटाफट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन लोगों को कंप्लीटली आइडिया है वो ये पार्ट तुम लोग स्किप कर सकते हो। एक रफ सी ड्राइंग बना के तुम्हें मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेगेटिव इधर है तो पॉजिटिव इधर होगा ना, नोड इधर जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा V दिया हुआ है, यहाँ से तुम्हारी इसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होकर इधर आती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठता है, उठ के इधर इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लगता है, और यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन निकलता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक V0 लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ से करंट जाता है, तो ये जो तुम्हारी कॉइल है ये हीटअप हो जाती है, ये कॉइल हीटअप होती है तो यहाँ से थर्मल एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पहले ये तुम्हारा कैथोड है और ये तुम्हारा एनोड है, कैथोड से थर्मल एमिशन होता है। एमिशन के कारण क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल V अप्लाइड है तो ये फटाफट सामने की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एनोड पे जाके हिट करते हैं। अब तुम लोगों को थोड़ा वो भी बता देता हूँ कैसे होता है। एनोड पे क्या होता है, एनोड है तो एटम सीट, सपोज ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये उसके आसपास का ऑर्बिट है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ऑर्बिट में न्यूक्लियस का एक अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल होता है। ये इलेक्ट्रॉन समझो बाहर से भगता भगाता आया और इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल में फंस गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल में फंस के जब ये यहाँ घूम रहा होगा ना तो ये करेगा अपनी एनर्जी लूज, और इसी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ये E1 एनर्जी से आया, ये E2 एनर्जी से गया, और जो डेल्टा E E2 माइनस E1 होगा यही इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग की वेवलेंथ का ये एक फोटोन रिलीज कर देगा ऐसे। ठीक है, और ये इससे तुम्हारा बनता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और तुम्हारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कब बनता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था यहाँ से ये किसी के शेल के इलेक्ट्रॉन में लग गया और के शेल का इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करके गिर गया। तो क्या होता है उसमें, क्या है कि जब वो खुद लूज करके गिरेगा ना, n=2 से n=1, एक सेकंड, L से K पे गिरता है, K पे थोड़ा न्यूक्लियस में थोड़ी गिर जाएगा, L से K पे गिरेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो n=2 से n=1 पे गिरा तो वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दे के एक λ2 जो तुम्हारे डिस्क्रीट वो होते हैं वेवलेंथ, n=2 से n=1 पे एक फिक्स्ड वेवलेंथ ही जो एमिट की जा सकती है वो तुम्हारी एमिट होती है, और वहाँ से तुम्हें मिलता है तुम्हारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ से अपने को सवाल में क्या की टेक अवे, देखो
तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब देखो ये क्या कह रहा है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन द सेम। आओ देखो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। कट ऑफ वेवलेंथ होती है तुम्हारे जो फोटोन है उसकी मैक्सिमम एनर्जी, जब वेवलेंथ मिनिमम होती है तब एनर्जी मैक्सिमम होती है समझो। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, अब सपोज ये जो डेल्टा ई है, अगर ये डेल्टा ई अपने को मैक्सिमम करना है तो अगर ये E2 0 हो जाए और सारा डेल्टा ई E1 के बराबर हो जाए तो डेल्टा ई मैक्सिमम नहीं होगा क्या। सपोज करो E1 और E2 दो एनर्जीज थी, E1 सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और E2 तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो डेल्टा ई 5 आया। अब डेल्टा ई को मैक्सिमाइज करना है तो डेल्टा ई मैक्सिमम 10 वोल्ट नहीं हो सकता क्या, इमेजिन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब अगर तुम्हारा जो कट ऑफ का सिचुएशन है तो डेल्टा ई मैक्स की वैल्यू होगी तुम्हारी E1 के बराबर, जो कि तुम्हारा बराबर होगा HC बाय लैम्डा मिनिमम के। ठीक है, तो HC बाय लैम्डा मिनिमम तुम्हारा E1 पे डिपेंड कर रहा है। लैम्डा मिन की वैल्यू तुम्हारी हो गई HC बाय E1। अब ये E1 क्या है भाई, देखो ये जो है तुम्हारी कूलिज ट्यूब के अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है V और तुम्हारा चार्ज है E। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद है कि E इज इक्वल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये E को क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इनटू V, ये हो जाएगा HC और Q कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, E के बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा E1 और ये तुम्हारा V। अब देखो HC बाई E, H कॉन्स्टेंट, C कॉन्स्टेंट, E कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1243 नैनोमीटर अपॉन में V। ये तुम्हारा लैम्डा कट ऑफ या लैम्डा मिनिमम के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने बहुत डिराइव करा होगा, मैंने ज़्यादा टाइम लेके फिर भी समझा दिया, किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो ठीक है। अब ये तुम्हारा 1243 बाई V, देखो पहले उसने कंडीशन दी थी यहाँ पे कि V जो हो रहा है वो तुम्हारा ट्वाइस हो रहा है और लैम्डा तुमने अभी डिराइव करा मेरे साथ V के इन्वर्स रिलेशन में। तो अगर V तुम्हारा 2V को जाएगा तो लैम्डा तुम्हारा लैम्डा बाय 2 नहीं हो जाएगा क्या इन्वर्स रिलेशन में। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन द सेम। तो देखो सेम तो नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा हो गया गलत, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए। सेकंड पार्ट को भी अपन वेरीफाई करेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के वेवलेंथ के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन लोग कहते हैं रुक जाओ, मालूज लॉ कहते हैं, मोजलेस लॉ। मैंने लिख के रखा है, मैं बार बार मालूज लॉ पोलराइजेशन से कंफ्यूज कर लेता हूँ। मोजलेस लॉ तुम्हारा क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस बी। यही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एक बार मुझे चेक करने दो, मैं अपने नोट्स के से चेक करके बताऊँ तुम्हें। कहाँ गया भाई, कहाँ गया मोजलेस लॉ, हाँ A इंटू Z माइनस बी। अब A जो है और B जो है ये दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये तुम्हारा कंप्लीटली मटेरियल पर डिपेंड करता है। Z तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो और ये जो म्यू है क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो म्यू F इज इक्वल्स टू V बाय लैम्डा। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट C बाय लैम्डा फोटोन के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो V ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू A इंटू Z माइनस बी। अब ये लैम्डा देखो A पर डिपेंड कर रहा है, B पर डिपेंड कर रहा है, Z पर डिपेंड कर रहा है। Z जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, फिर A और B दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो क्या तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि I, V या D किसी में भी कोई भी चेंज करने से तुम्हारे इसमें चेंज नहीं पड़ेगा, लैम्डा जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के लिए। तो यहाँ पे कहना सही होगा कि वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस रिमेन द सेम। बिल्कुल ये ठीक बात है और तुम्हारा ए सही करेक्ट हो। अब बात करते हैं अपन सी और डी। द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज, द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स लार्जर। तो ये यार देखो अब फिर वही बात है ना, डी तो तुम्हारा सीधा ही गलत हो गया क्योंकि तुमने कट ऑफ वेवलेंथ का रिलेशन निकाल लिया है। अब सी की बात है, देखो वैसे सी मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए क्योंकि रिड्यूस टू हाफ वाला पार्ट बोल दिया है उसने। इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। अब देखो कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी का क्या रोल होता है, इंटेंसिटी तुम्हें बताती है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या फोटोन गिर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा यहाँ पे आई की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी इंड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी इंड्यूस होगी जितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी इंड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा थर्मल एमिशन होगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे गिरेंगे, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो क्या यहाँ बहुत ईजिली लॉजिक लगा के तुम ये कह सकते हो कि अच्छा अब और इंटेंसिटीज ऑफ द एक्सरेज विल डिक्रीज। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, हाँ ठीक तो है, ठीक है। जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा मैंने तुम्हें बताया इंटेंसिटी दी, और यहाँ पे इसने क्या करा है आई कम करा है। अभी अपन ने पूरा लॉजिक लगा के ये लिखा है जितना ज़्यादा आई उतना ज़्यादा इंटेंसिटी, तो जितना कम आई उतनी कम इंटेंसिटी। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी और तुम्हारा ये वाला जो ऑप्शन है सी ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए अपन यहीं पे अंत करेंगे। कल मिलते हैं सवेरे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।